सो कहानी का शुरुआत होता है और हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेक सेओन। और ये साउथ कोरिया के बहुत बड़े कंपनी का एक प्रेसिडेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। और आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में आया था। और बस इसी के साथ हमारी फीमेल लीड भी आ जाती है और इसका नाम होता है हंग हीजो, जो कि बोल नहीं सकती है और वो एक साइन लैंग्वेज में बात करती है। यानी कि वो जो लोग हाथ वाथ हिला के बात करते हैं तो वो इसी तरीके से बात करती है क्योंकि वो म्यूट है, वो बात नहीं कर सकती। तो दोनों को ऐसे साथ देख करके वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। सब लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि साउंड के साथ यानी कि हमारे बेक के पास जो लड़की खड़ी है, यानी कि वो लड़की जो म्यूट है, हमारी फीमेल लीड, वो कौन है। और सब उसका रिलेशन के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वगैरह वगैरह आलतू फालतू बोलते रहते हैं। इसके बाद हमारा बेक उस म्यूट लड़की को यानी कि हमारे हीरोइन को बोलता है कि नर्वस मत हो क्योंकि लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, पर याद रखना हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी कोई भी हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी मत करना। अब इन दोनों का रिलेशन क्या था और सब लोग इनके बारे में क्यों बातें कर रहे थे और ये इस तरीके से इससे क्यों बातें कर रहा था, ये सब जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये जो एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में थी और वहाँ पर ये साइन लैंग्वेज में बात करने का काम किया करती थी। यानी कि होता है ना टीवी पे उन लोगों के लिए भी वो चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब वैसे तरीके का वीडियो बनाया जाता है जिससे लोग न्यूज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके लिए। कि तभी हमारे बेक का प्रेस रिवील लाइव होता है जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे होते हैं। न्यूज़ एंकर क्यूरी, जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड होती है, जो साउंड की बहुत बड़ी यानी कि हमारे बेक की बहुत बड़ी फ़ैन है क्योंकि बेक भी पहले एक न्यूज़ कास्टर था। लेकिन स्क्रीन पर हमारे बेक को देख करके हीजू का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता था क्योंकि वो उसे मिडिल फिंगर दिखा के चली जाती थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बेक और हीजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और इस बारे में उनकी फैमिली के अलावा किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि आखिर उनकी शादी कब हुई और कैसे हुई। ये किसी और को पता ही नहीं है उनकी फैमिली के अलावा। अब हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्या रीज़न था कि इन दोनों ने शादी की और साथ नहीं रहते। बेक अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपनी ऑफिस चला जाता है। इधर हीजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है, तो साउंड के डेट के साथ। और ये जो बेक के डैड होते हैं वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हीजू के यानी कि वो जो लड़की थी स्टेट डेट्स थे। तो यहाँ पर जो साउंड के डैड होते हैं यानी कि बेक के जो डैड होते हैं एक प्रेसिडेंशियल और कैंडिडेट और हीजू के स्टेप डैड होते हैं और एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अपने चेयरमैन होते हैं। सो यहाँ से पता चलता है कि इन दोनों की फैमिली का बहुत पुराना कनेक्शन होता है। अब बेक की मॉम हीजू से उसके जॉब को छोड़ करके बेक को सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही महीनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि सबको पता चले कि हीजू साउंड की वाइफ है जो बोल नहीं सकती थी। ये सुनकर हीजू की मॉम कहती हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, जो सुनने के बाद साउंड की मॉम यानी कि बेक की मॉम कहती हैं कि ये ना बोल तो सकती है। जो सुनने के बाद बेक की मॉम कहती हैं कि ये ना ही बोले तो अच्छा होगा। ये बोलकर वो चली जाती हैं। तो हीजू की मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और की हस्बैंड को चुराया है, तो अच्छे से काम करो। याद रखना तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। जो सुनने के बाद हमारी हीजू तो एकदम चुपचाप रहती हैं, वो तो कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो यहाँ से अपने काम के लिए यानी कि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते के बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखने के बाद हीजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी और ना ही आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उससे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक अलग सा फ़ोन था, जिससे हमें समझ में आता है कि उसी ने कार को हैक किया है।
तब वो पर्सन हीजू की कार की ओर बढ़ने लगता है एंड इवन हीजू के कार के अंदर चला जाता है। इधर बेक के फोन पर एक कॉल आता है। बेक का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आ रहा है। बेक कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउंड पूछता है कि कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो, और हमें पता चलता है कि बेक को कॉल करने वाला कोई और पर्सन नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस आदमी होता है जिसने हीजू के कार को हैक किया था, और वह अभी हीजू के गले पर चाकू रखकर बेक को धमका रहा था। अब बेक की फ़ोन की बैटरी तो डेड हो जाती है तो उसे चार्ज में लगा देता है, जिसके बाद वो सबसे पहले हीजू की मॉम को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। हीजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी लेकिन वो काफ़ी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है, जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और दोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। उसके बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है तो सान उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तू जानता भी है ये किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है, कौन क्या है तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। अब बेक तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक करना बंद करो। अब किडनैपर कहता है कि मैं सच में इसे मार दूंगा। बेक कहता है कि हाँ तो मार दे, जिसके बाद वो किडनैपर कहता है कि अभी नहीं मार सकता हूँ ना, पैसे की बात करनी तो बाकी है। बेक कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता जा, मैं फॉलो करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। और ये बोलकर कॉल काट देता है, जो सुनकर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है तो कुछ फायर लेकर के वो किडनैपर हीजू का गला घोटने लगता है। इसके बाद उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो किडनैपर उसे छोड़ देता है ताकि वो कार को अच्छे से ड्राइव कर सके। देन वो कहता है कि ये मजाक नहीं है, लेकिन तेरा हस्बैंड है जो कि मजाक के ही मूड में है, उसे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या तेरे हस्बैंड को तेरी ज़रा सा भी चिंता नहीं है? मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूँगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। दोबारा कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता है, यानी कि बेक कॉल पिक नहीं करता है तो किडनैपर गुस्से में हीजू के गर्दन पे कट मार देता है और उसे लात घूंस से मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फ़ोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ बेक ही कॉल किया जा सकता है, इससे सिर्फ बेक को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक नहीं कर सकता, और इसमें एक ऐसी सेटिंग है जिसकी वजह से वो मेरा आवाज़ भी नहीं पहचान सकता। और वैसे तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कार को पहले ही हैक किया है, क्योंकि मैंने सब कुछ इतना परफेक्टली प्लान जो किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर कॉल करता है, इस बार साउंड कॉल उठा लेता है तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मैं मार दूंगा,